जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। और इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उनको देखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है ये मॉक टेस्ट संख्या 14 है। 13 मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपको बहुत नॉलेजेबल, बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ में मैंने मॉक टेस्ट शुरू किए हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है पहले प्रश्न में? पहले प्रश्न में कहा गया कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। दोस्तों टिक्का रोग किस फसल में लगता है हमें बताना है। तो टिक्का रोग ये मूंगफली में लगता है। क्लियर हुआ? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी मूंगफली। दोस्तों मूंगफली की बात करें तो मूंगफली खरीफ की फसल है, ये आप याद रखना। और मूंगफली की खेती के लिए बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बलुई मिट्टी मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। और भारत में गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे लिखा गया आपका आलू। आलू एक तना होता है, जड़ नहीं है। और आलू अनुसंधान केंद्र, तो भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आलू अनुसंधान केंद्र है आपका, ये शिमला में मिलेगा। याद रखना इसके बारे में, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है आपका लीमा में। लीमा, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लीमा में है, और जो कि पेरू की राजधानी है। क्लियर? आलू में स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। चावल की बात करें दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो मतलब फसल है खाद्यान्न में, वो चावल है। सबसे ज़्यादा खाई जाती है भारत के अंदर। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में है, उड़ीसा में, याद रखना। और कटक महानदी के किनारे है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। क्लियर? अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, चावल जो है वो खरीफ की फसल है। चावल खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। गन्ना, मतलब गन्ना जो है ये भारत की एक कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। और भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये मिलेगा आपको लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अच्छा अगर आपसे पूछता कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र, देखो वो अनुसंधान था, ये प्रजनन है। तो भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र है आपका कोयम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, कोयम्बटूर। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कोयम्बटूर को, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी मूंगफली, टिक्का रोग। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका में कितनी सूत्रकणिकाएं होती हैं हमें बताना है। दोस्तों जीवाणु कोशिका में कोई भी सूत्रकणिका नहीं होती। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, शून्य होती है। दोस्तों हम बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जीवाणु जो होते हैं ये, इनकी खोज किसने की थी? सबसे पहली बार जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक के द्वारा। ल्यूवेन हॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी सबसे पहली बार। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। ठीक है दोस्तों जो जीवाणु है ये अपने आकार के लिए जाने जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा रोड सेप, रोड सेप जीवाणु क्या क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवाणु जिनका आकार रोड के समान होता है उन्हें बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस जीवाणु। अच्छा गोलाकार, इस तरह के जो जीवाणु होंगे गोलाकार, इनको बोलते हैं कोकस। गोलाकार जीवाणु कोकस कहलाते हैं। अगर किसी जीवाणु का आकार कोमे के समान है तो इसे बोलेंगे बिब्रियो। बिब्रियो, कोमे के समान जो जीवाणु होते हैं उनको बिब्रियो कहा जाता है। और हेलिकल, इस तरह से जो जलेबी की शेप में होते हैं इनको बोलते हैं हेलिकल। हेलिकल, याद रखना। टीबी जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है, आप याद रखिएगा। तो कई सारे रोग हैं। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। और जीवाणु एक कोशिका वाला जीव होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? दोस्तों हमें बताना है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है। दोस्तों इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, और इसके एक अणु में 51 एमिनो अम्ल होते हैं, ये भी आप याद रखना। और इसका काम क्या है? दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर लेवल है इसको कंट्रोल रखता है।
ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, ग्लूकोज को मतलब कंट्रोल में रखेगा। अब बात करें कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। अग्नाशय में लैंगरहैंस की आइसोलेट होती है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और लैंगरहैंस की दीपिकाओं में जो आपकी सेल होती है बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। तो ये आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, बीटा कोशिकाओं से निकलता है अग्नाशय की। अग्नाशय जिसको आप क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की आइसोलेट से बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है, याद रखना। और इंसुलिन में जो धातु होती है वो जिंक होती है, याद रखिएगा। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, जिंक। और कृत्रिम रूप से दुनिया में पहली बार इंसुलिन को बनाया गया था एफ वेंटिंग के द्वारा सबसे पहली बार कृत्रिम रूप से इंसुलिन को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो इंसुलिन है ये एक इंजेक्शन की फॉर्म में पेट में लगाया जाता है। अगर आपको किसी को शुगर हो जाता है तो उसका जो होता है मतलब पेट में इसके इंजेक्शन लगते हैं नाभि के पास में, याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो होती है फीमर, जांग में होती है, जांग की हड्डी जांग के पीछे, और इसे बोलते हैं उरु अस्थि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फीमर इसका नाम होता है इंग्लिश में, और इसे हिंदी में उरु अस्थि कहा जाता है। दोस्तों हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो हमारे मध्य कान में एक हड्डी होती है, इसका नाम है स्टेपीज। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी है आपकी स्टेपीज, याद रखना इसके बारे में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मुलायम या कोमल हड्डी कौन सी होती है, दोस्तों मानव शरीर में सबसे मुलायम या कोमल हड्डी होती है वो है आपकी कॉलर बोन। क्लेविकल बोला जाता है इसे, जिसे हंसली बोलते हैं ना, कॉलर बोन। ये मानव शरीर की सबसे मुलायम हड्डी होती है, सबसे सॉफ्ट होती है। अगर आपसे पूछे कि हड्डियों का अध्ययन क्या है, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है, 206, और एक शिशु के शरीर में कितनी होती है, 300 होती है, याद रखना है इसके बारे में। और दोस्तों हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम और जो फास्फोरस है ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? दोस्तों रेशेदार प्रोटीन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे शरीर में बालों का निर्माण करता हो, नाखूनों का निर्माण करता हो। तो रेशेदार प्रोटीन हमें बताना है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, क्रेटिन। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों जो क्रेटिन है, इसी प्रोटीन के बाल बने होते हैं, इसी प्रोटीन के नाखून बने होते हैं। पशुओं के जो सींग होते हैं वो क्रेटिन प्रोटीन के ही बने होते हैं। क्या होगा, क्रेटिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन ये हमारे ब्लड में होता है, और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आयरन, और इसी के कारण हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। जो ऑक्सीजनित ब्लड है वो लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों वानिकी दिवस प्रतिवर्ष होता है 21 मार्च को। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 21 मार्च। यहाँ पे लिखा गया है 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को ये दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कांगेर वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? कांगेर वैली नेशनल पार्क, दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों हम बात करें केरल की, तो केरल में पम्बादम 16, मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क है। मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, ये बड़ा फेमस है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो पश्चिमी घाट में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है, केरल में है। पम्बादम 16, मथिकेट्टन 16, इरविकुलम 16 नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पर है, केरल में। और यहाँ पे बात करें मणिपुर में एक ही है, वो है आपका कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये संगई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील पर है, और ये दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ, याद रखना। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है, अचनाकमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, याद रखना, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में ही है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्रा को
संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो करेंसी कहा जाता है। दोस्तों संकीर्ण मुद्रा का मतलब है कि हमारे देश में सभी मूल्य के जो नोट या सिक्के जनता के बीच में चल रहे हैं, वो जो प्रचलन में है, उसमें उसको कहा जाता है संकीर्ण मुद्रा। और संकीर्ण मुद्रा का मतलब है ये सबसे प्राइमरी मुद्रा होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? M1 प्रकार की मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। जो भी करेंसी, सिक्के, नोट हमारे देश की जनता के बीच में प्रचलित हैं, उनको बोलते हैं हम संकीर्ण मुद्रा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका M3 का मतलब है ये विस्तृत मुद्रा होती है। ठीक है, देखो इसमें M1 प्लस जो इंटरबैंक होते हैं, इसकी करेंसी को भी शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर। सेट निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो दोस्तों सेट जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कहाँ का है? ये है आपका थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज सेट कहलाता है, याद रखिएगा। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा को वहत कहा जाता है, वहत नहीं लिखेगा तो बात भी लिख सकता है, याद रखिएगा। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। और थाईलैंड का प्राचीन नाम है श्याम। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? वो श्याम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी की मुद्रा को यूरो कहा जाता है, यूरो मुद्रा चलती है यहाँ पे। जर्मनी की संसद बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है एग्जाम में, बुंडसटैग। जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया। और ब्राज़ील के अभी प्रधानमंत्री बने हैं लूला डी सिल्वा। और ब्राज़ील में मिलेंगे आपको अमेजन वर्षा वन। और अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन धरती का फेफड़ा कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो सेट कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? ताइवान का। इसकी राजधानी क्या है? ताइपे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? दोस्तों भारत के परमाणु परीक्षण 2 हुए हैं, और दोनों ही हुए पोखरण में। अब पोखरण जो जगह है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिला, और जैसलमेर को ना मरुस्थल की रानी कहा जाता है भारत में। जैसलमेर जिले में है पोखरण। तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ ये कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 18 मई 1974। इंदिरा गांधी की सरकार में ये परमाणु परीक्षण करवाया गया, और इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्ध। पोखरण वन के नाम से जो हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था, इसका जो कोड नाम रखा गया था वो था स्माइलिंग बुद्ध, याद रखना। अच्छा, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण भी पोखरण में हुआ। तो दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई तक हमने किया था 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। मतलब ये जो दूसरा परमाणु परीक्षण था ये किया गया, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण 2 जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था ये हमने किया था। ये आप याद रखिएगा। पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार ने, और दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। क्लियर? अब अगर आपसे पूछे कि जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ तो भारत ने पहली बार हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था। हाइड्रोजन बम भी बनाया था हमने दूसरे परमाणु परीक्षण में। और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न होने वाला दुनिया का 6ठा देश बना था। याद रखिएगा कि जब भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो ये कौन सा देश बना था? तो ये 6ठा देश बना था जिसके पास परमाणु हथियार थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम, दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 18 मई 1974। अगले प्रश्न की ओर। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते हैं? दोस्तों धन्वंतरी ये चिकित्सक है, और कालिदास संस्कृत के एक विद्वान है। तो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसने दिल्ली में एक लोह स्तंभ बनवाया था जिसे कहा जाता है मेहरौली का आयरन पिलर। मेहरौली का लोह स्तंभ ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, और ये आज तक जो है जंग नहीं आई है, इस पे याद रखना। अब यहाँ पे लिखा गया आपका कालिदास। दोस्तों कालिदास के कई सारे नाटक हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, रघुवंशम,
कुमार शौर्यम, इस तरह के जो कई सारे नाटक है संस्कृत में वो लिखे गए। और कालिदास को एक उपाधि मिली भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर कालिदास को ही कहा गया है, याद रखना इसके बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया कनिष्क। दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश का राजा हुआ है और जब कनिष्क गद्दी पर बैठा तो इसने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था ये, और 78 ईस्वी में इसने शक संवत की शुरुआत भी की है, शक संवत। और कनिष्क के टाइम में भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से एक शैली पनपी थी जिसका नाम था गांधार शैली। मूर्ति कला की शैली है गांधार शैली। समुद्रगुप्त लिखा गया है। समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको कहा गया। इनको सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है, कविराज की उपाधि मिली इन्हें। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। धनवंतरी किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी है? तो कौन सा इतिहासकार है जिसने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा था? 12 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, खफी खां। खफी खां के द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए, बदायूंनी का काम क्या है? बदायूं इतिहास में इतना प्रसिद्ध क्यों रहा? इसका आंसर पे कमेंट में लिख के बताना है कि बदायूं ने क्या लिखा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों एक्चुअल में बंगाली भाषा का अगर समाचार पत्र है तो वो था आपका समाचार दर्पण, लेकिन यहाँ पे पत्रिका होना चाहिए। इन ऑप्शन के अनुसार पत्रिका शब्द होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप देखें कि बंगाली भाषा की पहली पत्रिका कौन सी थी तो वो था आपका दिग्दर्शन। दिग्दर्शन 1818 में शुरू की गई थी, ये भी आप याद रखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो दिग्दर्शन है किसने शुरू की थी? जॉन क्लार्क मार्समैन ने। जॉन क्लार्क मार्समैन के द्वारा ये पत्रिका शुरू की गई है, मार्समैन। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका उदंत मार्तंड। दोस्तों भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, याद रखना इसके बारे में। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। दोस्तों बंगाली भाषा ये हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, याद रखना। दूसरे नंबर पे आती है बंगाली भाषा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? दोस्तों रैले कमीशन है, इसका मतलब है कि भारत में जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार के लिए ये कमीशन बना था। तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में बना था। रैले कमीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम में बना था, याद रखिएगा। तो ये शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, इतना याद रखना। शिक्षा प्रणाली से संबंधित है रैले कमीशन। ठीक है दोस्तों, 1904 में बना था ये, इतना भी याद रखें। और इसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ ऑप्शन में तो लॉर्ड कर्जन, इनकी किताब है, कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन भी किया था। इनकी किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसने लिखी है? तो द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट लिखी गई है किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया था, याद रखिएगा। रिपन लिखा गया है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है भारत में? वह लॉर्ड रिपन। दोस्तों रिपन के टाइम में ही भारत में जो नियमित जनगणना थी उसकी शुरुआत हुई है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी है, याद रखना। उसके बाद में लिखा गया डलहौजी। डलहौजी ये इसके टाइम में भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 1853 में। भारतीय रेलवे का जनक है डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। राज्य हड़प नीति इसकी बड़ी फेमस थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये भी आप याद रखना। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन जो आगरा से डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई वो इसी के टाइम में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में टेलीग्राफ। और उसके बाद में इसने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये राज्य हड़प नीति थी वो सतारा पे लागू की गई 1848 में। और 1856 में जो अवध है, 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया और कुशासन का आरोप लगाने के चलते अवध को 1856 में कैप्चर कर लिया गया।
लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये अवध का नवाब है, याद रखिएगा उस टाइम पे जब इसको कैप्चर किया गया था। लॉर्ड लिटन वही है जिन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लगा था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लिटन के द्वारा लगाया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रैले कमीशन जो विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये कर्जन के द्वारा मतलब गठित किया गया था 1904 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ब्रोकन विंग जो पुस्तक है ये भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू की एक किताब आपसे और पूछी जा सकती है, द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई किताब है? द वर्ड ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो वो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये भारत के इतिहास में पहली महिला राज्यपाल हुई किसी भी राज्य में। यूपी की राज्यपाल थी और सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, याद रखें। और इनकी कविताओं का एक संग्रह है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी कविताओं का संग्रह है? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है, याद रखना इसके बारे में। यहाँ पे लिखा गया आपका चित्तरंजन दास। दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में, याद रखना। चित्तरंजन दास को और क्या बोलते हैं हम? चित्तरंजन दास को बोलते हैं हम देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीनबंधु बोला जाता है CF एंड्रयूज को। यहाँ पे लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये पहले व्यक्ति थे एशिया के जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था और इन्हें गीतांजलि के लिए, गीतांजलि जो कि इनकी कविताओं का संग्रह है, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। तिलक की एक मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कहानी है गोरा कहानी बहुत आती है एग्जाम में। काबुली वाला ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। काबुली वाला कहानी किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है काबुली वाला। गीतांजलि भी आप इनके बारे में याद रखें। गुरुदेव की उपाधि मिली है इन्हें भारत में, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया दीनबंधु मित्रा, इन्होंने नील दर्पण लिखा है। नील की खेती करने वाले किसानों पर किस तरह से अत्याचार होते थे नहीं करने से, तो वो सारी चीज़ें अपने इस नाटक में लिखी थी नील दर्पण में। किसने लिखी? दीनबंधु मित्रा। बंगाली भाषा में लिखा गया था ये नाटक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रोकन विंग ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? दोस्तों अहमदाबाद मिल हड़ताल जब हुई तो इसमें जो बोनस मिलने लगा था वो 35% मिलने लगा था। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 35%। दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद लिखा गया। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को ही तो कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, याद रखना अहमदाबाद को ही। और साबरमती नदी बहती है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे लिखा गया मजदूर विश्व मजदूर दिवस कब होता है? 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों 1876 ईस्वी में बना था इंडियन सोसाइटी संगठन। 2 लोग मेन हैं इसमें, एक आनंद मोहन बोस और एक है आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसके सही जवाब होगा आपका बी और सी दोनों। इंडियन सोसाइटी की स्थापना इन दोनों के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी की किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा इसके बारे में। और दादा भाई नौरोजी भारत में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की और उस दौरान राष्ट्रीय आय के चलते भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 20 रुपये वार्षिक। 20 रुपये वार्षिक। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और नौरोजी का एक समाचार पत्र है रस्त-गुप्तार, याद रखना रस्त-गुप्तार समाचार पत्र। और इनकी जो PA है, सचिव है, वो है मैडम भीकाजी कामा। ठीक है दोस्तों। लिबरल पार्टी की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे ब्रिटेन में 1892 में दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? ये हमें बताना है। दोस्तों
फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में। फैजपुर जो जगह है ये महाराष्ट्र में है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव के अंदर संपन्न हुआ और ये 51वां अधिवेशन था। याद रखना 51वां था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई और इसके संस्थापक कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को इसका संस्थापक माना गया। कांग्रेस जो है ये अमेरिका की संसद का नाम भी है, याद रखिएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखें। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, ये भी आप याद रखना। 1887 में बने थे ये मद्रास में। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले, ये भी आप याद रखिएगा। जॉर्ज यूले 1888 में बने थे, इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो चला ये कब से कब तक चला था? तो 1790 से 1792 तक चला था और इसमें टीपू सुल्तान लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये जो युद्ध था वो कौन सी संधि से खत्म हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि सन 1792। सन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान के साथ और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1790 से 1792। अगला प्रश्न, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? दोस्तों जजिया कर एक ऐसा कर था जो मुस्लिम साम्राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था। अब पुनः जजिया कर लगाने वाला जो शासक हुआ भारत में वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर की शुरुआत की सन 1679 में। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1679 में। औरंगजेब वही है जिसने अपने आप को आलमगीर की उपाधि दी। रुकाते आलमगीर, इसने एक किताब लिखी और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसकी बीवी है राबिया उद दौरानी जिसका मकबरा है आपका औरंगाबाद में, ये भी आप याद रखिएगा। औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार मतलब अपनी सेवा देते थे, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी 1679। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? क्योंकि दो भारत के क्रांतिकारी थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। तो इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली थी और गिरफ्तारी के विरोध में एक महान जनसभा जो बुलाई गई। जनसभा में जो आपका जनरल डायर है इसने गोली चलवा दी और गोली चलवाने के बाद में भारत मतलब बहुत हज़ार लोग इसमें मारे गए, कई हज़ार लोगों की मृत्यु हुई और ये एक भीषण नरसंहार बताया जाता है भारतीय इतिहास में। तो इसके चलते किसने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। दोस्तों महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। गांधी जी के ये याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, इनकी जयंती 31 अक्टूबर को, याद रखना। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये बैसाखी के दिन हुआ था, याद रखना इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो दुनिया में पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 1971 में खेला गया था। अच्छा, भारत ने पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप कब जीता था? 1975 में जीता था। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, याद रखेगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। क्लियर? अच्छा मैं आपको बता दूं जो हॉकी है इसकी अवधि कितनी होती है? हॉकी मैच की अवधि जो ओलंपिक में होती है वो 60 मिनट होती है और इसमें 4 क्वार्टर खेले जाते हैं 15-15 मिनट के। 2019 से पहले ये जो टाइमिंग था वो 70 मिनट था, लेकिन अब 60 मिनट कर दिया गया है, याद रखिएगा। दोस्तों हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो हॉकी को ओलंपिक में 1908 और 1920 में शामिल किया गया और उसके बाद में 1920 के बाद में ये परमानेंट जो है वो हॉकी जो है ओलंपिक में शामिल कर दी गई थी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी का जो मैदान है इसकी माप कितनी होती है? हॉकी मैदान की माप होती है 91.4 गुणा 55 मीटर। 55 मीटर ये इसकी लंबाई है 91.4 और ये इसकी चौड़ाई है, याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लॉज़ेन में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, भारत ने पहली बार हॉकी
में जो गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, वो कब जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहला हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, याद रखना एम्स्टर्डम जो जगह है वो नीदरलैंड में है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो हॉकी है, भारत में खिलाड़ी है, इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर, तो मेजर ध्यानचंद का नाम आप सुने होंगे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ध्यानचंद। और ध्यानचंद के नाम पर भारत सरकार ध्यानचंद खेल रत्न भी देती है। और 2022 में किससे मिला? अचंता शरत कमल को। टेबल टेनिस खेलते हैं। अच्छा, ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। गोल आत्मकथा है इनकी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाउ टू बी ए राइटर किसके द्वारा लिखी गई किताब है? हाउ टू बी ए राइटर, दोस्तों इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति है और वो है आपके रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की किताब है हाउ टू बी ए राइटर। दोस्तों रस्किन बॉन्ड ये बच्चों के फेमस राइटर माने जाते हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है लॉन फॉक्स डांसिंग। लॉन फॉक्स डांसिंग किसकी आत्मकथा है? रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है लॉन फॉक्स डांसिंग। अच्छा, अगर आपसे पूछे द ब्लू अम्ब्रेला किसकी है, तो ब्लू अम्ब्रेला भी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। द ब्लू अम्ब्रेला, वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्लू अम्ब्रेला, तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट है, बिल्कुल सही। ज्ञानी जेल सिंह एकता स्थल, ये भी सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट, ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा चैत्र भूमि, नहीं, इनकी समाधि का नाम है कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा की समाधि का नाम है कर्म भूमि, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये भी आप याद रखिएगा। वीर भूमि ये राजीव गांधी की है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपका, भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस वाहन के द्वारा किया था? मतलब कौन सा रॉकेट मंगलयान को लेके गया था? दोस्तों मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा द्वीप से, और ये गया था PSLV C-25 के द्वारा। PSLV C-25 के द्वारा भारत ने मंगल मिशन को लॉन्च किया और भारत का मंगल मिशन का नाम था मोम, मार्स ऑर्बिटल मिशन। याद रखना, मार्स ऑर्बिटल मिशन। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर लैंडिंग कराई, सफल लैंडिंग। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मंगल मिशन है ये लैंडिंग कब किया था? तो ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की सतह पर लैंडिंग हुई थी इसकी। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, लाल ग्रह। और लाल ग्रह होने का कारण है आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, डीमोस और फोबोस, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें बड़ा कौन सा है? इसमें बड़ा फोबोस है, डीमोस छोटा है। क्लियर। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो मंगलयान है ये अब सेवा समाप्त हो चुकी है इसकी। इसकी बैटरी जो चलनी थी वो चल गई लगभग 8 साल के बाद। भारत का जो मंगलयान था ये अब सेवानिवृत्त हो चुका है। दोस्तों आपको कुछ स्टैटिक का एक बिंदु टॉपिक करा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक कवर करा देता हूँ आपको। और ये घास के मैदान है, ये आपको रटने हैं, रट लो बिल्कुल इनको, और ये आने ही है आपके एग्जाम में, बिल्कुल रट लीजिए। तो जैसे है आपका, इसमें है आपका विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल के जो नाम है वो क्या क्या है। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं? ये मान लीजिए ये आपकी ग्लोब है, मतलब पृथ्वी है, और पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है ये आपकी भूमध्य रेखा, ये नीचे मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा। तो इस क्षेत्र में जो घास के मैदान मिलेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो घास के मैदान मिलेंगे वो मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में बारिश काफ़ी होती है, और बारिश काफ़ी होती है तो इनकी जो घास है वो बहुत ज़्यादा कैसी होगी आपकी, मतलब उथली होती है, उथली होती है, मतलब जड़ बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होती। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश पर और 15 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। तो कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? सवाना घास के मैदान, दोस्तों अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। क्लियर। सवाना जो है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, याद रखिएगा। अगला, कंपोस्ट घास के मैदान। कंपोस्ट घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय होते हैं और ये ब्राजील में मिलते हैं। लानोस घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और ये कहाँ पर मिलेंगे? वेनेजुएला में। लानोस वेनेजुएला, कंपोस्ट ब्राजील और सवाना अफ्रीका। अगला, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान ये खेती के लिए अच्छे होते हैं। तो पंपास घास के मैदान ये अर्जेंटीना में मिलते हैं, याद रखिएगा, पंपास अर्जेंटीना। अगला, प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है इन्हें प्रेरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान प्रेरी है। क्लियर।
दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेल्ड कहलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। अगला स्टेपी घास के मैदान मध्य एशिया में होते हैं। और दोस्तों जो स्टेपी घास के मैदान है इन्हें हंगरी में पुस्तास कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदानों को पुस्तास कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। और ये स्टेपी का ही भाग होते हैं। अगला डाउन्स घास के मैदान, ये डाउन्स भी लिखता है एग्जाम में, डाउन्स घास के मैदान मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। दोस्तों 2-3 और बता दूं आपको, जैसे कंटेवरी घास के मैदान ये कहाँ पर मिलते हैं? तो कंटेवरी घास के मैदान मिलते हैं न्यूजीलैंड में। क्लियर? कंटेवरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में। और क्वांटो और किनी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो क्वांटो और किनी घास के मैदान मिलेंगे जापान में। क्वांटो और किनी घास के मैदान जापान में मिलते हैं। क्लियर हुआ? और एक चीज़ बता दूं, पटाना घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो पटाना घास के मैदान मिलते हैं श्रीलंका में। पटाना घास के मैदान श्रीलंका में मिलते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, भारत में जैसे बन्नी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? तो भारत में बन्नी घास के मैदान मिलते हैं गुजरात में। और उसके बाद में भारत में खजियार घास के मैदान मिलेंगे आपको हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अगर आपसे पूछे बुग्याल घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में। बुग्याल घास के मैदान उत्तराखंड में मिलते हैं। अच्छा, फुमड़ी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? दोस्तों फुमड़ी घास के मैदान मिलते हैं मणिपुर में। लोकटक झील पर जो घास के टीले हैं उनको फ्लोटिंग फुमड़ी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट एसएससी जीडी स्पेशल। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे ये आभास रहे कि आप इस सेशन को पसंद कर रहे हैं। तो बाकी जल्दी मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।